पाकिस्तान में एक ऑडियो क्लिप लीक होने से सनसनी मच गई, जिसके बाद इस बात की आशंका जताई जाने लगी कि पाकिस्तान में जल्द ही मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। यानी वहां शहबाज शरीफ को कुर्सी से उतारकर सेना एक बार फिर सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेगी, जिसकी आशंका इस ऑडियो क्लिप के लीक होने के बाद जताई गई। दावा है कि इसमें जो दो महिलाएं बात करती सुनाई दी, उनमें एक वहां के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास हैं। वहीं दूसरी महिला इमरान खान की पार्टी पीटीआई के वकील ख्वाजा तारिक रहीम की पत्नी राफिया तारिक बताई गई। ऑडियो में पीटीआई के वकील की पत्नी देश में जल्द चुनाव होने की बात कहती सुनाई दी, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस बंदियाल की सास ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने वाला है। देखो ना, अगर नहीं होती ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लॉ लगेगा। ये नहीं रह सकते ना। मतलब अगर पाकिस्तान में मध्यावधि चुनाव न हुए तो सेना वहां की कमान अपने हाथों में ले लेगी और पाकिस्तान में एक बार फिर सेना का शासन हो जाएगा। वहां पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब प्रांत में जल्द से जल्द चुनाव कराने का फैसला सुनाया है, जिस पर शहबाज सरकार आग बबूला है। उसका आरोप है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये सब इमरान खान के कहने पर किया है और वो ऐसे वक्त में चुनाव करवाकर उन्हें फायदा पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान धीरे धीरे मार्शल लॉ की तरफ बढ़ रहा है। मतलब अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए दोनों तरफ से मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। क्योंकि अगर चुनाव हुए तो पाकिस्तान की खस्ता हालत का मुद्दा उठाते हुए इमरान बाजी मार जाएंगे और अगर मार्शल लॉ लगा तो पाकिस्तान की सत्ता में उनका दोबारा आ पाना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी संभावना ज्यादा है। इस ऑडियो क्लिप में एक बात और सामने आई। चीफ जस्टिस बंदियाल की सास ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार उनके दामाद और पूरे परिवार पर दबाव बना रही है ताकि वो चुनाव कराने का फैसला वापस ले लें, क्योंकि उन्हें लगता है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल इमरान खान के कहने पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि वो बार बार चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को टारगेट कर रहे हैं। वो तो हालांकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सहायक अता तारड़ ने इस ऑडियो क्लिप को ट्वीट करते हुए एक बार फिर चीफ जस्टिस बंदियाल को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये ऑडियो क्लिप इस बात का सबूत है कि चीफ जस्टिस बंदियाल ने पाकिस्तान नहीं बल्कि इमरान खान के फायदे के लिए चुनाव कराने का फैसला सुनाया। इस बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर 4 दिन के दौरे पर चीन पहुंच गए। पाकिस्तान की सेना ने यह जानकारी दी और बयान जारी किया कि आसिम मुनीर के इस दौरे से पाकिस्तान और चीन के संबंध मजबूत होंगे। लेकिन पर्दे के पीछे की खबर कुछ और है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर चीन से और कर्ज लेने वाले हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ भी चीन गए थे और खबर आई थी कि आसिम मुनीर की तरह उनके हाथ में भी भीख का कटोरा था। यानी आईएसआई के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख भी चीन से कर्ज मांगने पहुंच गए। हालांकि पाकिस्तान पहले से ही चीन के कर्ज तले दबा हुआ है, लेकिन आईएमएफ के हाथ खींचने के बाद भी उसे चीन ही दिखाई दे रहा है और इसीलिए पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी बार बार चीन से भीख मांग रहे हैं, क्योंकि चीन पहले भी पाकिस्तान को कर्ज दे चुका है। हालांकि कर्ज के बदले चीन ने पाकिस्तान को अपना गुलाम बना लिया है और वो चीन की विस्तारवादी नीति का हिस्सा बन चुका है। वैसे आसिम मुनीर का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान में चीन के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उस पर ईश निंदा कानून तोड़ने का आरोप लगा। पाकिस्तान में इस्लाम के खिलाफ बोलने या कुछ करने पर आरोपी को कड़ी सजा मिलती है और यही वहां का ईश निंदा कानून है, जिसके तहत पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से चीन के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया और अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यानी पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े सहारे को भी नहीं छोड़ा और जिस चीन से उसका घर चलता है उसी के नागरिक को जेल में डाल दिया। और इसी गहमा-गहमी के बीच आसिम मुनीर चीन से कर्ज मांगने वहां चले गए, क्योंकि दुनिया के देशों को कर्ज देने वाली संस्था आईएमएफ ने अब तक पाकिस्तान को कर्ज देने का मन नहीं बनाया है। हालांकि शहबाज शरीफ को उम्मीद है कि आईएमएफ पाकिस्तान की मदद करेगा, लेकिन शहबाज की कोशिशों के बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने चीन के सामने हाथ फैला दिया। वैसे वो पाकिस्तान को मुस्लिम देशों से मदद दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि वो सऊदी अरब और यूएई भी गए थे, जिससे वो एक तीर से 2 निशाने साधना चाहते थे। पहला पाकिस्तान के लिए वित्तीय मदद लाना और दूसरा आईएमएफ की बेल आउट पैकेज की शर्त पूरी करना, क्योंकि आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने शर्त रखी है कि वो बेल आउट पैकेज के लिए चीन, सऊदी अरब और यूएई की गारंटी लाए, जिसे पूरी करने के लिए आसिम मुनीर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में भीड़ ने ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के काफिले को घेर लिया। बताया गया कि उनके काफिले की एक गाड़ी से एक बच्चे को टक्कर लग गई थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद लोग भड़क गए और काफी देर तक उन्होंने मंत्री की गाड़ी को चारों तरफ से घेरे रखा। गुस्साए लोगों का आरोप है कि मंत्री के काफिले में शामिल पुलिस की गाड़ी ने बच्चे को टक्कर मारी, जिसके बाद बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बच्चा रोड पार कर रहा था, थाना का गाड़ी आया, ये सब लोग यहाँ बोला कि रुकिए रुकिए, लेकिन थाना का गाड़ी चढ़ा दिया। हालांकि कुछ देर बाद लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। उधर अतीक हत्याकांड की एसआईटी जांच में एक के बाद एक कई हैरान करने वाले राज सामने आए। सूत्रों के मुताबिक शूटरों ने 20 सेकंड से भी कम समय में 30 से ज्यादा गोलियां चलाई।
जिसमें तुर्की की 2 जिगाना और 1 मुंगेर में बनी पिस्तौल यानी विदेशी और देसी दोनों तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी जांच में यह पता चला कि अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारने के लिए महज 16 सेकंड में 34 गोलियां चलाई गईं। अतीक और अशरफ की हत्या में शूटर सनी ने जिगाना से 16 और लवलेश ने जिगाना से 13, जबकि अरुण मौर्य ने मुंगेर की पिस्तौल से 3 गोलियां चलाई थी। और सूत्रों के मुताबिक इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी आरोपी सनी ही था, जिसने पूछताछ में सारे राज उगल दिए और यह भी बताया कि उसने ऐसा क्यों किया, किसने उसे हथियार दिए और अतीक को सरेआम मारकर वो क्या हासिल करना चाहता था। जिसके पीछे सूत्रों के मुताबिक उसने लॉरेंस बिश्नोई और जितेंद्र गोगी जैसे खूंखार अपराधियों का नाम लिया। जिसके मुताबिक दिल्ली के गैंगस्टर जितेंद्र गोगी ने सनी को यूपी के हमीरपुर से बुलाकर 2 महंगी जिगाना पिस्तौल दी थी, क्योंकि जितेंद्र गोगी को शूटर सनी से दिल्ली में कोई बड़ा काम करवाना था, जिसमें उसे कोर्ट में पत्रकार बनकर किसी का मर्डर करना था। इसलिए उसने एक चैनल की माइक आईडी भी उसे दे दी थी। लेकिन सनी के प्लान को अंजाम देने से पहले ही जितेंद्र गोगी 2021 में मारा गया, जिसके बाद पिस्तौल और माइक आईडी सनी ने अपने पास रख ली। और सूत्रों का दावा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम उछला तो वो उसके रास्ते पर चलकर अपराध की दुनिया में अपनी दहशत फैलाना चाहता था। एसआईटी अब इस मामले में दोबारा प्रतापगढ़ जेल में इन आरोपियों से पूछताछ करेगी। इस बीच अतीक के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर का रिक्रिएशन किया गया, जिसके लिए पुलिस, यूपी एसटीएफ और फोरेंसिक लैब की टीम झांसी के पारीछा डैम इलाके में पहुंची, जहां पर 13 अप्रैल को मुठभेड़ के दौरान यूपी एसटीएफ ने असद और गुलाम को एनकाउंटर में मार गिराया था। रिक्रिएशन के दौरान दोनों की जगह 2 पुतलों का इस्तेमाल किया गया। उस एनकाउंटर के बाद जिस तरह से असद और गुलाम के एक मोटरसाइकिल पर होने की बात कही गई थी, ठीक उसी तरह मोटरसाइकिल भी लाई गई और पूरे घटनाक्रम को हूबहू समझने की कोशिश की गई। एसटीएफ ने एनकाउंटर के बाद दावा किया था कि असद और गुलाम के आखिरी लोकेशन के आधार पर ही दोनों की घेराबंदी की गई थी, जिसमें दोनों एक मोटरसाइकिल से भागने की फिराक में थे और जब पुलिस से घिर गए तो दोनों ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। ऐसे में एसटीएफ की टीम ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें अतीक का बेटा असद और उसका शूटर गुलाम वहीं मारे गए थे। और पुलिस के साथ पहुंची एफएसएल यानी फोरेंसिक टीम ने रिक्रिएशन के जरिए उस एनकाउंटर की सच्चाई जानने की कोशिश की। इस दौरान ये पता लगाने की कोशिश की गई कि उस दिन यानी 13 अप्रैल को एनकाउंटर से पहले और उसके बाद क्या हुआ। ये रिक्रिएशन ठीक उसी जगह पर किया गया जहां 12 दिन पहले असद और उसके शूटर गुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर हुआ था। इधर मोदी सरनेम से जुड़े मामले में राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट के फैसले को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी। सूरत सेशंस कोर्ट ने मानहानि मामले में हुई राहुल की सजा रद्द करने की अपील खारिज कर दी थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। राहुल गांधी आपराधिक मानहानि केस में दोषी पाए गए थे, जिसके बाद 23 मार्च को कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा की वजह से 24 मार्च को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी चली गई थी। उधर दावा है कि रूस ने आखिरकार अपने सबसे खतरनाक अरमाता टैंकों को मैदान में उतार दिया। इन्हें रूस ने काफी पहले यूक्रेन पहुंचा दिया था, लेकिन अब तक इनका इस्तेमाल नहीं किया गया था। और अब खबर है कि रूस ने इन T-14 अरमाता टैंकों को पहली बार यूक्रेन पर कहर बरपाने की खुली छूट दे दी है। रूस के इन खतरनाक टैंकों की खासियत यह है कि इन्हें रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब इन्हें चलाने के लिए सैनिकों की जरूरत नहीं होती। वहीं ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कहीं भी पहुंचकर दुश्मन को धूल चटा सकते हैं। मतलब इनसे रूस जंग में कहर बरपाएगा और उसके सैनिकों की मौत का आंकड़ा भी कम हो जाएगा। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस को अपने इन टैंकों पर बाकी टैंकों के मुकाबले थोड़ा कम भरोसा है। यही वजह है कि उसने इन्हें जंग में उतारने का फैसला इतने दिन बाद लिया, जबकि ये कई महीनों से यूक्रेन में मौजूद थे। दावा तो यह भी है कि रूस की फौज के कई अधिकारी अब भी इन्हें मोर्चे पर तैनात करने के फैसले के खिलाफ हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये जंग में आसानी से दुश्मन का शिकार बन सकते हैं। और इसी बात का डर रूस को अंदर ही अंदर सता रहा था। दूसरी समस्या यह है कि रूस के पास ऐसे कुछ ही टैंक मौजूद हैं। हालांकि जानकारी के मुताबिक उसने ऐसे 40 टैंकों को फौरन तैयार करने का ऑर्डर दिया है ताकि पुतिन इनके दम पर यूक्रेन को घुटनों पर ला सकें। इस बीच रूस के मीडिया का दावा है कि यूक्रेन को तगड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए पुतिन ने आसमान से बमों की बारिश करने का प्लान बनाया है। रूसी मीडिया के मुताबिक इस काम के लिए पुतिन घातक